प्यारे दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 जो यूपी लैंड लॉ सेमेस्टर 5 और फाइनल ईयर एलएलबी के फाइनल ईयर वालों के लिए एक सब्जेक्ट ऑप्शनल विषय के रूप में रखा जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 को हम पढ़ते हैं। एक परिचय, छोटा सा परिचय इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने है। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 कुल धाराएं 234 हैं, कुल अध्याय 16 हैं और यह जो अधिनियमित हुआ यह अधिनियम संख्या 8 है 2012 का। बनकर तैयार हो गया था 2006 में, लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति 29 नवंबर 2012 को मिली। इस कारण यह 8वां अधिनियम जो है 2012 का कहलाता है। संहिता की कुछ धाराएं 18 दिसंबर 2015 को लागू हो गई थी, जैसे कि धारा नंबर 1 है, धारा 4 से 19 है। तो ऐसी धाराएं जो हैं धारा 1, धारा 4 से 19 और धारा 233 और धारा 234, ये धाराएं जो हैं 18 दिसंबर 2015 को लागू हो गई थी। शेष धाराएं 11 फरवरी 2016 को संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई थी। अर्थात 11 फरवरी 2016 को यह संहिता जो कोड है पूर्ण रूप से लागू हो गया था पूरे उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख जो तिथियां हैं जो हमें याद रखनी है। ऑप्शनल क्वेश्चन में ये आ सकता है कि कोड में कुल धाराएं कितनी हैं। कुल धाराएं कितनी हैं तो 234 धाराएं हैं। कुल अध्याय कितने हैं? 16 अध्याय हैं। यह अधिनियम संख्या क्या है? 8 है। राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? 29 नवंबर 2012 को। और संहिता की कुछ धारा, इसलिए इसको 12 जो है 2012 का कोड जो है अधिनियम संख्या 8 बोला जाता है। और इसकी कुछ धाराएं, जैसे कि अगर ऑप्शन में आ जाए कि संहिता की कुछ धाराएं कब लागू हुई, तो आप लिख सकते हैं, इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं कि 18 दिसंबर 2015 को कुछ धाराएं लागू हुई। पूर्ण रूप से यह अधिनियम कब लागू हुआ? पूर्ण रूप से यह अधिनियम कब लागू हुआ? पूर्ण रूप से यह अधिनियम लागू हुआ 11 फरवरी 2016 को। यह पूर्ण रूप से यह अधिनियम लागू हो गया, यानी 11 फरवरी 2016 को संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई। और कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एमसीक्यूएस के लिए। यह एक सिविल एवं स्थानीय विधि है, नंबर 1। नंबर 2, यह राज्य सूची की विधि का विषय है, यानी राज्य सूची का विषय है। 3 प्रकार की सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिसमें राज्य और संघ दोनों की बातें होती हैं। और राज्य सूची यह जो कोड है वो राज्य का है, राज्य सूची का ये विषय है। यह संहिता भविष्यलक्षी प्रभाव रखती है। यह संहिता भविष्यलक्षी प्रभाव रखती है। अभी मैंने ऊपर बताया इसमें 16 अध्याय हैं, तो कितने अध्याय किस किस संख्या से लेकर हैं तो यह जो है नीचे हम देखते हैं। तो अध्याय 1 प्रारंभिक जो धारा 1 से लेकर धारा 4 तक है। अध्याय 2 जो है हमारा, अध्याय 2 जो है राजस्व मंडल है, यह राजस्व बोर्ड है जो धारा 5 से 6 तक है। धारा 5 से 6 तक है। और राजस्व परिषद एवं राजस्व अधिकारी धारा 7 से 19 तक है, जो पाठ यानी अध्याय 3 में है। अध्याय 4 सीमा एवं सीमा चिन्ह जो धारा 20 से धारा 28 के बीच में है। अध्याय 5 ग्राम के अभिलेखों का अनुरक्षण और उसके बाद पुनरीक्षण। ये 2 अध्याय 5 और 6 इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि आ पहले आता है, यानी अनुरक्षण धारा 29 से 42 तक। आ के बाद पा आता है पुनरीक्षण, ग्राम के अभिलेखों का पुनरीक्षण धारा 43 से 53 तक। तो ये 2 चैप्टर जो हैं, अध्याय हैं, इस तरह से याद किए जा सकते हैं ट्रिक से। और 7 और 8 को एक साथ याद कर लेते हैं। अध्याय 7 जो भूमि एवं अन्य संपत्तियों का स्वामित्व धारा 54 से 58 तक है। और प्रबंध, यानी स्वामित्व तो पहले होता है उसके बाद ही तो प्रबंध होता है, तो बाद वाला यानी चैप्टर 8 ये है। प्रबंध जो है चैप्टर 8 में दिया, भूमि एवं अन्य संपत्तियों का स्वामित्व चैप्टर नंबर 7। और अध्याय 8 जो है चैप्टर 8 जो है उसमें प्रबंध है धारा 59 से 73, यानी स्वामित्व 54 से 58 तक है। और अध्याय 8 जो है
प्रबंध जो है 59 से 73 तक है। अध्याय 9 खाता धारा 74 से 146 तक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये सबसे बड़ा, इस कोड का सबसे बड़ा जो है चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अध्याय 10 यानी अध्याय 10 जो है सरकारी पट्टेदार 147 से 152 तक है, धारा 147 से 152 तक है। और अध्याय 11 यानी अध्याय 11 भू राजस्व का निर्धारण। तो अध्याय 11 और 12 को एक साथ पढ़ लेते हैं। पहले निर्धारण किया जाता है राजस्व का, उसके बाद वसूली की जाती है। पहले निर्धारण करेंगे तभी तो वसूली होगी। तो इस तरह से भू राजस्व का निर्धारण धारा 153 से 162 तक है। और पाठ 12 जो है, अध्याय 12 है, वो 163 से 205 तक है। इसको हमें देखना है 163 से 205 तक। उसके बाद अध्याय 13 राजस्व न्यायालय की आधिकारिकता 206 से 217 तक है। और अध्याय 14 जो है प्रकीर्ण 218 से 225 तक दिया है, तो ये सब देखना है। उसके बाद अध्याय 15 जो है शास्ति यानी पेनाल्टी 226 से 229 तक है, धारा 226 से 229 तक। और अध्याय लास्ट जो इस कोड का है वो निरसन का है, अध्याय 16 निरसन एवं अपवाद 230 से 234। तो इस तरह से कुल मिला के कुल धाराएं क्या हैं, 234। और एक ट्रिक से इनकी कुल धाराएं याद की जा सकती हैं, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4। ये क्रम में आने वाले नंबर हैं और इनको आसानी से याद किया जा सकता है। 2 3 4 2 3 4 2 3 4 करके ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो 234 कुल धाराएं हैं और 16 लेसन यानी 16 पार्ट, इसमें 16 अध्याय दिए हैं। धारा 4 के अंतर्गत कुछ ये निर्वचन खंड है, इसमें कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। तो धारा 4 की उपधारा 1 में गांव आबादी को परिभाषित किया गया है। धारा 4 की उपधारा 2 में जो है कृषि यानी पशुपालन, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। 4 की उपधारा 3 में कृषि श्रमिक से तात्पर्य ऐसे श्रमिक जो अपनी आजीविका के लिए कृषि से संबंधित समस्त कार्यों पर निर्भर रहते हैं। धारा 4 की उपधारा 4 में बैंक को परिभाषित किया गया है। धारा 4 की उपधारा 5 में भूमि प्रबंधक समिति को परिभाषित किया गया है। धारा 4 की उपधारा 6 में परिषद को परिभाषित किया गया। धारा 4 की उपधारा 7 में पूर्ण संस्था यानी चैरिटेबल ट्रस्ट को जो है परिभाषित किया गया है। धारा 4 की उपधारा 8 में कलेक्टर को, धारा 4 की उपधारा 9 में संचित निधि, गांव की संचित निधि को परिभाषित किया गया, इसके बारे में बताया गया है। धारा 4 की उपधारा 11 में बाग भूमि से तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिनमें पपीता, केला और अंगूरों को छोड़कर अन्य वृक्ष एक जगह पर लगाए जाएं। तो ऐसी भूमि जिसमें खेती ना की जा सके, तो ऐसी भूमि बाग भूमि के बारे में बाग भूमि कहलाती है, जिसको जो है 4 की उपधारा 11 में परिभाषित किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। और धारा 4 की उपधारा 12 में कृषि जोत को, धारा 4 की उपधारा 14 में भूमि को, धारा 4 की उपधारा 15 में भूमि धारक को, धारा 4 की उपधारा 16 राजस्व न्यायालय को, धारा 4 की उपधारा 17 में राजस्व अधिकारी को, धारा 4 की उपधारा 18 में उप जिला अधिकारी को, धारा 4 की उपधारा 20 में गांव को, और धारा 4 की उपधारा 23 में कृषि वर्ष यानी कृषि वर्ष के बारे में मैं बताना चाहूँगा। धारा 4 की उपधारा 23 में जो कृषि वर्ष बताया गया है राजस्व संहिता के अंतर्गत, वर्ष साधारण वर्ष जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होता है, और वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, और जो कृषि वर्ष होता है राजस्व संहिता के अंतर्गत वो 1 जुलाई से आरंभ होकर 30 जून तक माना जाता है। तो ऐसा वर्ष कृषि वर्ष या फसली वर्ष भी के रूप में जाना जाता है। अब आगे धारा 4 की उपधारा 24 में मध्यवर्ती को परिभाषित किया गया। धारा 4 की उपधारा 25 में पट्टा को परिभाषित किया गया है। धारा 4 की उपधारा 27 में राज्य सरकार को परिभाषित किया गया है। उसके उपरांत धारा 5 के बारे में बाद में बताऊंगा। और धारा 6 में राजस्व क्षेत्रों का गठन, और धारा 7 में राजस्व परिषद के बारे में बताया गया है। धारा 11 में आयुक्त एवं अपर आयुक्त के बारे में बताया गया है, और धारा 11 में आयुक्त एवं अपर आयुक्त के बारे में बताया गया है। धारा 12 में कलेक्टर और अपर कलेक्टर के बारे में बताया गया है। धारा 13 में अपर जिला अधिकारी और अपर उप जिला अधिकारी के बारे में प्रावधान है।
और धारा 14 में तहसीलदार और धारा 15 में नायब तहसीलदार के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से मैंने बोला था। धारा 5 का वर्णन बाद में करूँगा, ये धारा विशेष है, इस पर ज़रा ध्यान देना है। इसमें धारा 5 में क्या है, धारा 5 में राज्य का राजस्व क्षेत्रों में विभाजन किस तरह से होता देखते हैं। तो राज्य को राज्य क्षेत्रों में बांटा जाता है, राज्य को विभिन्न राज्य क्षेत्रों में बांटा जाता है, और राज्य क्षेत्र को मंडल में बांटा जाता है, और मंडल को जिलों में बांटा जाता है, जिलों को तहसीलों में बांटा जाता है, तहसीलों को परगनों में बांटा जाता है, और परगनों को गाँव में बांटा जाता है। इस तरह से उत्तर प्रदेश को राजस्व क्षेत्र में बांटा गया। राजस्व क्षेत्रों को 18 मंडलों में बांटा गया है, और 18 मंडलों को 75 जिलों में बांटा गया है, 75 जिलों को 350 तहसीलों में बांटा गया है, और जिनको 905 परगनों में बांटा गया है। और उत्तर प्रदेश में आज के समय में 1,06,774 गाँव के रूप में बांटा गया है। तो उत्तर प्रदेश में 1,06,774 गाँव हैं। तो इस तरह से राजस्व यानी राजस्व क्षेत्र का सबसे छोटी इकाई जो है गाँव है, जिससे जो है राजस्व वसूला जाता है। तो इस तरह से राज्य का राजस्व क्षेत्रों में विभाजन इस तरह से किया जाता है। राज्य को राजस्व क्षेत्रों में बांटा जाता है, राजस्व क्षेत्रों को मंडल में बांटा जाता है, मंडल को जिलों में बांटा जाता है, जिलों को तहसीलों में बांटा जाता है, उनको परगनों में बांटा जाता है, परगनों को गाँव में बांटा जाता है। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल, 75 जिले, 350 तहसीलें, 950 परगना और 1,06,774 गाँव में विभाजित किया गया है। यदि मेरे वीडियो से आपको कुछ सहायता मिल रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर दिया करें। और आज का क्वेश्चन कमेंट में आप लोगों को बताना है कि धारा 4 की उपधारा 25 में किसका वर्णन है। धारा 4 की उपधारा 25 में किसका वर्णन है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है कमेंट में। इसके बारे में बताना है, कमेंट करना है।